वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन रेगुलेशन 2020 का जो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट बैच ही है इस सिलेबस की। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकल्स कितने होते हैं, थियोरीज कितनी होती है, टोटल कितने हार्स होते हैं स्टडी करने के लिए, ट्यूटोरियल कितने घंटों का होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे ताकि आपको पूरे साल में जो आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही आइडिया आ जाए। तो टोटल जो सब्जेक्ट्स है आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के वो है 11, जिसमें से 5 सब्जेक्ट्स के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ है और एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं है, वो सिर्फ थेरोटिकल सब्जेक्ट है। अब सारे थेरोटिकल सब्जेक्ट जो है वो 75 हार्स के हैं, मतलब 1 घंटे में आपको 3 हार में ये पढ़ने पड़ेंगे। और ट्यूटोरियल जो होता है वो ट्यूटोरियल भी हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 हफ्ते में एक। तो इस तरह से ये ट्यूटोरियल एडजस्ट किए जाते हैं। फाइन। तो ट्यूटोरियल में क्या किया जाता है, आपके असाइनमेंट्स लिए जा सकते हैं, आपको सेमिनार्स दिए जा सकते हैं, या फिर जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है वो फिर से पढ़ाया जा सकता है। जो वीक स्टूडेंट है उन पे फोकस किया जा सकता है। तो जो भी आपके टीचर डिसाइड करेंगे वो आपकी ट्यूटोरियल एक्टिविटी होगी। तो ट्यूटोरियल प्लस थियोरी, ऐसे आपको 26 हार्स होते हैं थियोरी के लिए। और फिर प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो जो टाइम होता है थियोरी का, सॉरी प्रैक्टिकल का, वो चेंज किया हुआ है। जैसे कि फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल के लिए टोटल हार्स है 50 हावर्स। और एवरी वीक हमको 2 घंटे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। कम्युनिटी फार्मेसी के लिए वो 3 हावर्स पर वीक का टाइम है। बीसीपी के लिए मतलब बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए वो 2 घंटे का टाइम है। फार्मेकोथेरापेटिक्स नाम का जो एक न्यू सब्जेक्ट ऐड किया है उसका सिर्फ 1 ही घंटे का प्रैक्टिकल है। और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसके लिए भी 1 ही घंटे का प्रैक्टिकल है। एंड लास्ट सब्जेक्ट इज फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो सिर्फ थेरोटिकल है, उस पर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो कुल मिला के आपको ऐसे 11 सब्जेक्ट है। अब लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था, जो अब तक हम 1991 की एजुकेशन रेगुलेशन पैटर्न में देख रहे थे, वो अभी हटा दिया गया है। एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स है वो सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिक फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक में मर्ज कर दिया गया है। और सेकेंड ईयर का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था वो फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मर्ज कर दिया गया है। और जो फर्स्ट ईयर का बीसीपी था, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो सेकेंड ईयर में शिफ्ट कर दिया गया है। और फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा हमें क्या आया है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट नाम का न्यू सब्जेक्ट आया है इन द प्लेस ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2 एंड DSBM, दैट मीन्स ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। और फार्मेकोथेरापेटिक्स एक न्यू सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री, सॉरी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो उसके प्लेस पे ये 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था पहले, एज पर एजुकेशन रेगुलेशन 1991, वो अब सिर्फ फार्मेकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी इसमें नहीं इंक्लूडेड। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, जनरल फार्मेकोलॉजी, उसमें ड्रग एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह आपको पढ़ना है। उसके बाद में कुछ सिस्टम्स है, उस पर कौन कौन से ड्रग ऐड करते हैं, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में आइज़ पे कौन कौन से ड्रग ऐड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन से ड्रग ऐड करते हैं, उनकी कैटेगरीज दी गई है, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक, हिप्नोटिक, सेडेटिव्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कौन से ड्रग ऐड करते हैं, वो सारे ड्रग हमें पढ़ने होते हैं फार्मेकोलॉजी में। तो टोटल जो चैप्टर होते हैं वो है यहाँ पे आपको 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं। और जो चैप्टर बड़े हैं उनके लिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, जैसे कि कीमोथेरापेटिक जो एजेंट चैप्टर का नाम है, वो उसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। तो उससे डिस्कस करने के लिए कम से कम आपको 12 घंटे चाहिए होंगे ये चैप्टर कवर करने के लिए। तो ये 12 घंटे लेगा। अब आपके टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि 12 घंटे शायद लगे या ना लगे।
अगर आपके टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, नोट्स ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में दे रहे हैं, तो 12 घंटे से कम में भी लग सकते हैं, और या फिर वो स्लो लर्नर के लिए धीरे धीरे सिखा रहे हैं तो 12 घंटों से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये जो टीचिंग आवर्स है वो मैटर नहीं करते, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो सिलेबस है ये इस पॉइंट्स के अनुसार पूरा हो रहा है या फिर नहीं, या फिर कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। और 30 नंबर का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल, छोटा चैप्टर है, इसलिए 2 घंटे में ये कवर हो जाएगा। सो ये तो था फार्माकोलॉजी की थ्योरी के अबाउट। अब फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल की तरफ देखें तो हमें इसमें क्या करना है, हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं ड्रग्स के, जैसे कि लोकल एनास्थेटिक या फिर मिड्रियाटिक एंड मायोटिक इफेक्ट जो होते हैं, वो रैबिट के आई पे कौन सा इफेक्ट देते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, ये स्टडी करना है। उसके बाद में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं, स्क्रीनिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ड्रग्स एक्टिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो स्टडी करना है। उसके बाद में जो आइसोलेटेड ऑर्गन्स होते हैं उन पे ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, या फिर पायरोजन टेस्टिंग जो होती है रैबिट पे, उसका स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में स्टडी करनी है। तो ये 6 आपको प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, जिसमें से एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर लैबोरेटरी एनिमल जैसे कि माउस, रैट्स, गिनिया पिग्स एंड रैबिट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं जिस पे हम स्टडी करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स है, तो वो हमें स्टडी करना है। देन कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम एक्सपेरिमेंट में, और जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, लीवर होता है, वो काइमोग्राफ पेपर होता है, वो हमें स्टडी करना है। उसके बाद में कौन कौन से रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जब हम एनिमल को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो हमें स्टडी करने हैं। जो प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इन विवो मीन्स विद इन द बॉडी, इन विट्रो मीन्स आउट ऑफ द बॉडी, एक्स विवो, तो एट्सेट्रा जो टाइप्स होते हैं वो हमें देखने हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ ब्लड कनेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, कौन कौन से तरीके से हम एनिमल का ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इन डिटेल लिस्ट दिया हुआ है उन्होंने, तो ये आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। अब प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको कुछ असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। हर एक सेशनल के लिए एक असाइनमेंट, इस तरह से आपको 3 असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, और तीनों असाइनमेंट के लिए आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, और उस मार्क्स को आपको जो आपकी टीचर है, तो उस मार्क्स को पाने के लिए आपको ये तीनों असाइनमेंट कंप्लीट करके आपके टीचर को ऑन टाइम सबमिट करनी पड़ती है, और तभी आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो 2 असाइनमेंट होती है उसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, और उसका एवरेज निकाल के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि वो आपके फाइनल एग्जाम में कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये जो फार्मास्यूटिक्स 2 के जगह पे आया है, तो उसमें हमने जो 1991 का सिलेबस था, पेशेंट काउंसलिंग किस तरह से काउंसिल करना है, तो ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है, ताकि हमें कम्युनिटी फार्मेसी मतलब एक कम्युनिटी फार्मेसी कैसे मेंटेन की जाती है ये पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस कब से शुरू हुई है, हिस्ट्री क्या है उसकी, वो कैसे डेवलप हुई है, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियोज क्या है कम्युनिटी फार्मेसी को लेके, ये हमें जानना होगा। उसके बाद में कम्युनिटी फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, और उसके बाद में गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होती है, इसके बारे में भी हमें इंट्रोडक्शन चाहिए होगा इस चैप्टर में। उसके बाद में हमने प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होता है ये देखना है। प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जो है ये 1991 के जो सिलेबस का पैटर्न था उसमें भी इंक्लूडेड था। तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स, फिर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है मेडिकेशन के यूज़ के रिगार्डिंग वो दी गई थी। उसके बाद में डिस्पेंसिंग प्रोसेस किस तरह से अच्छे से डिस्पेंस करते हैं, डिस्पेंसिंग एरर्स क्या होते हैं, और उन एरर्स को कैसे मिनिमाइज़ करें, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अब उसके बाद में एक न्यू टॉपिक इस सब्जेक्ट में ऐड किया गया है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। जब भी हम फार्मासिस्ट हमको खुद को लेबल करते हैं, तो एज अ फार्मासिस्ट सिर्फ हमें दवाइयाँ डिस्पेंस करना इतना ही हमारा काम नहीं है। हमारा सबसे मेन काम जो होता है वो होता है
काउंसलिंग करना, पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करना। अब कोई भी डिग्री का पर्सन हम दवाइयाँ सिर्फ डिस्पेंस करने के लिए रख देंगे तो इट्स ओके, ही कैन और शी कैन मैनेज दैट, बट काउंसिल करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है जो सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही कर सकता है। अब काउंसलिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें वो सीखना पड़ेगा इसमें। तो कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उसके बाद में रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से कम्युनिकेट करती है, उसके बाद में पेशेंट के इंटरव्यू के टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से पेशेंट का इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी होगी। कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पॉर्टेंट है ये अब तक आपने सोचा ही नहीं होगा। फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। अब कैसे? जैसे कि हम सिर्फ ओरली बात करते हैं तब भी कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं है, बट जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं उससे भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको नॉर्मल मतलब सर्दी खांसी हो रही है, तो डॉक्टर ने शायद ऐसा भी हो सकता है कि गड़बड़ी में टीबी की जो भी दवाइयाँ हैं वो लिख दी है, तो फिर आपको तो पता है कि ये टीबी की दवाइयाँ हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ ये टीबी की दवाइयाँ फिर ऐसे कैसे। अगर आप उसे इस तरह से फिर पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पढ़ने के बाद फिर से पेशेंट की तरफ देखेंगे, फिर प्रिस्क्रिप्शन की तरफ देखेंगे, फिर कंफ्यूज होते हुए दिखाई देंगे, तो उससे पेशेंट को क्या लगेगा, यार ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे देख के फिर मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रहा है, उसने डॉक्टर ने ऐसा क्या लिख के दिया है, इसमें कुछ क्या दवाइयाँ लिख के दी है। तो ये जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सिग्नल्स पास करते हैं ना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। गलत सिग्नल हमें नहीं सेंड करने चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस सब्जेक्ट। तो जब भी आप पढ़ेंगे ये आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगने वाला है ये टॉपिक। नेक्स्ट इज़ पेशेंट काउंसलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि किस तरह से पेशेंट काउंसलिंग किया जाता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव काउंसलिंग के लिए कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, मतलब क्या क्या अड़चनें आ सकती है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर है या फिर क्रोनिक डिसीज़ है, मतलब बहुत ही लंबा डिसीज़ है, तो उसके लिए किस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए। फिर पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करने होते हैं। उसके बाद में पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट्स, उसके यूज़ क्या होते हैं, क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में 6 चैप्टर है मेडिकेशन अडेरेंस, किस तरह से नॉन अडेरेंस होता है, मतलब फैक्टर्स कौन से होते हैं नॉन अडेरेंस के लिए, और ये आपको स्टडी करना है। स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है जिससे हम नॉन अडेरेंस को ओवरकम कर सकें, ये पढ़ेंगे। 7th चैप्टर इज़ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें आप इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, जो वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती है उसके बारे में। नेक्स्ट 9th नंबर का जो चैप्टर है ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन मीन्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन। अब ये मेडिकेशन क्या होती है? जब भी आप कुछ मेडिकेशन लेने जाते हैं मेडिकल में, मेडिकल स्टोर्स में, तो आपको मेडिकल स्टोर वाला सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन पूछता है कि कहाँ है प्रिस्क्रिप्शन, दे दीजिए। तो हर एक पेशेंट के पास या फिर जो भी मेडिकल स्टोर में आता है उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, फिर भी मेडिकल स्टोर कीपर वो मेडिसिन उनको दे देते हैं। तो वो क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। अगर कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आएगा तो वो उनको दी जाती है, वो होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है और उस ओटीसी प्रोडक्ट के लिए किस तरह से काउंसिल करना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करेगा, तो आपको उन्हें गाइड करना होता है कि ये मेडिसिन किस तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो सिम्टम्स है, माइनर एलिमेंट्स है, सेल्फ केयर कैसे लेनी है, इसके बारे में आपको उन्हें गाइड करना पड़ता है ओटीसी मेडिकेशन के लिए। ठीक है, देन 10th नंबर चैप्टर इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। किस तरह से कम्युनिटी फार्मेसी मैनेज किया जाता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट क्या होता है, फिर अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। तो लास्ट ईयर में जो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का जो थोड़ा बहुत पार्ट था वो अभी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो हमें इस कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट। तो उसमें से ये जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है 25 हावर्स का टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, तो आपको थोड़ा सा अटेंशन इसमें पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, ये भी 75 आवर्स का टोटल टॉपिक का सिलेबस है और 3 आवर्स पर वीक इसको देने होते हैं, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल्स में हमको क्या करना है, किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते हैं और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कैसे करते हैं, लीगल कॉम्प्लायंस एंड कंप्लीटनेस किस तरह से चेक करते हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो मिनिमम 5 ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आपको हैंडल करने पड़ेंगे। उसके बाद में ड्रग और ड्रग में इंटरेक्शन कैसे होती है, कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अगर एडमिनिस्टर करें, मतलब साथ में एडमिनिस्टर करें तो उन दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली पढ़ना पड़ता है कि कहीं ये दोनों ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर तो नहीं रहे हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो ये इंटरेक्शन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे जिससे आपको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है। थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ dispensing labels and auxiliary labels for the prescribed medication. Fourth is providing the following health screening services for monitoring patient और डिटेक्टिंग न्यू पेशेंट। तो ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है जैसे कि ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, लंग फंक्शन असेसमेंट, तो ये सारे आपको स्टडी करने हैं। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू सिम्युलेटेड पेशेंट्स फॉर द फॉलोइंग क्रोनिक डिसीजेस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, प्राइमरी हाइपरटेंशन, एस्थमा, हाइपरलिपिडेमिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस इन टाइप के पेशेंट को आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू सिमुलेट ए पेशेंट टू द फॉलोइंग माइनर एलिमेंट। तो माइनर एलिमेंट जो होते हैं जो ज़्यादा मेजर नहीं होते, जैसे कि हेडेक हो गया या फिर पेट खराब हो गया है, नौशिया हो गया है, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया या फिर डायरिया हो गया है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इस तरह के जो माइनर एलिमेंट है उनके लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। देन अप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ डमी डोसेज फॉर्म विथ करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स। जो डमी डोसेज फॉर्म होते हैं उसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है, ओरल लिक्विड को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है विथ परफेक्ट मेजरमेंट, प्रॉपर के साथ या फिर कप के साथ या फिर कैप के साथ, आई ड्रॉप्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो वगैरह वगैरह की जो टेक्निक होती है ये आपको बतानी है। एंड देन एट दिस यूज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल हेल्थ टूल्स। ये जो कम्युनिटी फार्मेसी सॉफ्टवेयर है ये कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही हमने फार्मेकोलॉजी के लिए असाइनमेंट डिस्कस किए उसी तरह से कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के लिए भी असाइनमेंट्स है। तो उसमें से आप कोई भी 3 टॉपिक्स जो आपके टीचर आपको देंगे, अगर वो आपकी चॉइस से चूज़ करना चाहते हैं तो आप अच्छा, अगर वो आपको कहे कि आप अपनी चॉइस से चूज़ करें तो आप अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी वो आपको असाइन करे उस टाइप पे उस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके लिख के देना होता है। अब फील्ड विजिट भी है। फील्ड विजिट के जो टॉपिक होते हैं तो इसमें जो भी सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फील्ड विजिट देनी होती है। जैसे कि जो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है उसके लिए कोई भी हमें लैब जो होती है पैथोलॉजी लैब उसको विजिट देनी होती है। उसी तरह से कम्युनिटी फार्मेसी के भी लिए कम्युनिटी फार्मेसी के लिए भी हमें कोई कम्युनिटी फार्मेसी को विजिट देना होता है। सो द स्टूडेंट शैल बी टेकन इन ग्रुप्स टू विजिट कम्युनिटी फार्मेसीज। हमें यहाँ पे क्या करना है, कम्युनिटी फार्मेसी स्टोर को विजिट देना है। And medicine distributors to understand and witness the professional activities to the community pharmacies and supply chain logistic. तो individual reports from each student on their learning experience from the field visit shall be submitted. तो जो भी आप विजिट देंगे और उस पर जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी है उसका एक रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट पे फार्मेसी में आपको असाइनमेंट भी है और फील्ड विजिट भी है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था, ये अभी सेकेंड ईयर पे शिफ्ट हो गया है। तो इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, उसकी डेफिनीशन, फिर उसके जो टाइप्स होते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वो आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद में क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन के बारे में भी आपको सेम चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद में लिपिड्स के बाद न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स, मेटाबॉलिज्म और
मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आपको स्टडी करना है, एंड ऑर्गन फंक्शन टेस्ट ये भी आपको देखनी है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन की जो पैथोलॉजी होती है वो आपको पढ़नी है। तो इस तरह से थ्योरी पार्ट में ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। तो प्रैक्टिकल में आप कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में जो भी सैंपल होंगे, जैसे कि मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उसमें से कोई भी आपको 4 सैंपल दिए जाएंगे और वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट, जिस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते थे, या फिर जो अपने फर्स्ट ईयर में पीसी का जो प्रैक्टिकल किया था ना, तो उस तरह में तो उस टाइप हमने क्या किया था, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। तो उसी तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। प्रोटीन और अमीनो एसिड का भी एनालिसिस करना है। 4 एक्सपेरिमेंट्स होंगे प्रोटीन के, 4 कार्बोहाइड्रेट के होंगे, 2 क्वालिटेटिव एनालिसिस लिपिड्स के होंगे, और उसके बाद में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं यूरिन के, उसके 4 एक्सपेरिमेंट्स होंगे। उसके बाद में ग्लूकोज, क्रिएटिनिन एंड क्लोराइड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं यूरिन के, वो हमें डिटरमाइन करने हैं कि यूरिन में कहीं ग्लूकोज तो नहीं है, क्रिएटिनिन तो नहीं है, या फिर क्लोराइड तो नहीं है, ये हमें डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद जो 6 नंबर का प्रैक्टिकल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड सीरम, जो सिमुलेटेड होगा। तो उसमें कहीं क्रिएटिन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, यूरिया ये तो प्रेजेंट नहीं है, ये चेक करना होता है। टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे इसके। एंड स्टडी द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च फ्रॉम एसिड एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो टोटल आपको 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 16, 16 और 5, 21 और 22, तो टोटल 22 एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे असाइनमेंट भी है बीसीपी में। The student shall be asked to submit written assignment on various pathology lab report. तो आपको कम से कम 3 पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट में असाइनमेंट सबमिट करके देनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप इसमें डिसीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम भी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो फार्माकोथेराप्यूटिक के बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो ये जो फार्माकोथेराप्यूटिक का सब्जेक्ट है ये 75 हार्स का सब्जेक्ट है। एवरी वीक 3 वीक्स आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव है इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सेलेक्टेड कॉमन डिसीजेस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थेरेपी। इटियोपैथोजेनेसिस मीन्स जो भी डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट है, या फिर ये डिसीज़ क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इस डिसीज़ के बारे में, क्या कॉज क्या हो सकता है इस डिसीज़ का, ये हमें जानना होता है। एंड दैट स्टडी इज़ कॉल्ड इटियोपैथोजेनेसिस। तो ये इटियोपैथोजेनेसिस जानने के बाद हम उस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो वो अगर एविडेंस बेस हुआ तो उसके ऊपर ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक प्लान्स बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। तो जिस तरह से हम सिम्टम्स के बेसिस पे उस डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं, उसी तरह से हम उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक एक्शन वाले जो ड्रग्स होते हैं, जो थेरेप्यूटिक एक्शन रिक्वायर्ड होती है, वही हम प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड देन बेसिक मेथड्स फॉर असेसिंग द क्लिनिकल आउटकम्स फॉर ड्रग थेरेपी। कौन कौन सी ऐसी मेथड्स होती है जो क्लिनिकल आउटकम होते हैं ड्रग थेरेपी के, वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, ये अभी पढ़ने वाले हैं। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीखेंगे, उसको कहते हैं कोर्स आउटकम्स। So, upon successful completion of this course, the students will be able to, आप क्या क्या कर पाएंगे ये कोर्स सीखने के बाद, you will be able to help assessing the subjective and objective parameters of patient in common disease condition। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें क्या आएगा, जो पेशेंट है और उसका जो डिसीज़ है, तो उसके बारे में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हम डिसाइड कर पाएंगे कि सब्जेक्टिव पैरामीटर्स कौन से हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स कौन से हैं। अब ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर
ये आप जब भी आपके टीचर आपको बताएंगे ये आपको इन डिटेल बताना पड़ेगा, या फिर हम भी आने वाली सीरीज़ में ये कवर ही करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो हम ये इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जो ये सिलेबस है सब्जेक्ट का उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अभी हम इन डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड इज असिस्ट अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू एनालाइज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड थेरापेटिक इंटरवेंशन। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है, नर्सेस है, पैरामेडिकल पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेस, हम भी आते हैं उसमें एज अ फार्मासिस्ट, तो उनको असिस्ट करना कि ड्रग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जो होते हैं, तो उसे एनालिसिस करके उसके लिए जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना, वो उन्हें हेल्प करना। थर्ड इज participate in planning the rational medicine therapy for कॉमन डिसीजेज। जो रैशनल मेडिसिन थेरेपी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना, उसकी प्लानिंग में पार्टिसिपेट करना। डिज़ाइन एंड डिलीवर डिस्चार्ज काउंसलिंग फॉर पेशेंट। तो ये जो डिसीज़ है उसकी पैथोलॉजी हम पढ़ेंगे, फिर उसको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्लान बनाएंगे, उसके बाद में हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को असिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स आउटकम्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द एक्चुअल सिलेबस। तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर है फार्माकोथेरापिटिक्स। तो फार्माकोथेरापिटिक्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फार्माकोथेरापिटिक्स क्या होता है, स्कोप क्या है फार्माकोथेरापिटिक्स का, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रैशनल यूज़ क्या होता है मेडिसिन का, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होते हैं वो क्या होते हैं, और इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होती है, कौन सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही टॉपिक है। फर्स्ट इज फार्माकोथेराप्यूटिक, उसका इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। सेकंड इज जो सिस्टम्स होती हैं तो उनका जो इटियोपैथोजेनेसिस होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इन डिसीजेस के बारे में, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट सब चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर आता है हाइपरटेंशन, जिसे हम इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, उसके बाद में एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरलिपिडेमिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कार्डियक मतलब जो हार्ट के रिलेटेड है वो सारे डिसीजेस। तो उनका रीज़न क्या है, वो किस वजह से डिसीज़ फॉर्म हुआ है, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, किस तरह से फार्माकोलॉजिकल उसका मैनेजमेंट किया जाता है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के कौन से तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हम अस्थमा एंड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं डायबिटीज़ एंड थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर में हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों भी डिसीज हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें एपिलेप्सी, पार्किंसन डिसीज, अल्जीमर डिसीज, स्ट्रोक एंड माइग्रेन कवर करेंगे। नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, उसमें पेप्टिक अल्सर, अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज एंड इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज, ये हम पढ़ेंगे। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिसीजेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 12 आवर्स का चैप्टर है। ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, urinary tract infection, hepatitis, gonorrhea and syphilis, malaria, HIV and opportunistic infections, and viral infections में SARS and मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ेंगे। डर्मेटोलॉजी में जो स्किन रिलेटेड डिसीज है उसमें सोरियासिस, स्कैबिस एंड एक्जिमा। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोसिस। ऑफ्थेल्मोलॉजी में कंजक्टिविटीज, ऑफ्थेल्मोलॉजी मीन्स आई के रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं कंजक्टिविटीज, जो बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से होता है, एंड ग्लाउकोमा। नेक्स्ट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड लास्ट इज वुमेन्स हेल्थ, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड डिस्मेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स का जो प्रैक्टिकल है इसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड
प्लान डिसाइड करने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SOAP सोप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में पेशेंट को काउंसिल भी करना है कि डिसीज़ की कंडीशंस क्या है, उसके बाद में ड्रग्स कैसे लेने हैं, किस तरह से ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है, लाइफस्टाइल को अगर मॉडिफाई करना होगा तो किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो मॉनिटरिंग पैरामीटर है वो भी हम पेशेंट के साथ काउंसिल करेंगे। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल में ये पढ़ने वाले हैं। तो हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरलिपिडीमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, डिप्रेशन, ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया, वायरल इन्फेक्शन एंड डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करने हैं, सोप के प्लान प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कोई भी 6 क्लिनिकल केसेस ले सकते हैं और उस पर सोप का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट काउंसलिंग एक्सरसाइजेज यूजिंग रोल प्लेस based on a real hypothetical clinical case scenarios. Students are expected to provide counseling on disease condition, medication, lifestyle modification, monitoring parameters, etc. And the same shall be documented. हमें कोई भी hypothetical या फिर real case देनी है पेशेंट की, जिस पर हम स्टूडेंट को कहेंगे कि आप इस डिसीज़ की कंडीशन पे कौन से मेडिकेशन दिए जाते हैं और पेशेंट की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल जो होती है वो बेटर कर सकते हैं, उनकी लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। इस बातों पे हम स्टूडेंट को डिस्कशन करने के लिए हम इन्हांस करेंगे। तो ऐसी 5 केसेस हमें कम से कम स्टूडेंट्स को देनी होती है। मतलब एज ए टीचर मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपके टीचर आपको 5 केसेस दे सकते हैं और उस पर आपको एक्सपेरिमेंट, मतलब वो ये सारा सोप जो है वो प्रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड इज सिमुलेटेड केसेस टू इनेबल डोज कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्टेड ड्रग्स इन पीडियाट्रिक्स। तो कुछ ऐसी सिमुलेटेड केसेस जो डोज के कैलकुलेशन के लिए आपको दी जा सकती है। तो पेडियाट्रिक्स के लिए डोज कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। पेडियाट्रिक्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो हम जो ड्रग्स लेते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, 500 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम इतनी होती है। तो वो हमारे वेट के अकॉर्डिंग, हमारी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग चल जाता है। लेकिन बच्चों की जो मतलब वेट होता है, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है या फिर उनकी जो ड्रग को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो उनके लिए छोटा सा डोज देना पड़ता है। तो वो छोटा सा डोज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बच्चों के हाइट वेट से वो कैलकुलेट किया जाता है और वो डोज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी डोज की क्वांटिटी कम होती है और जो बूढ़े पेशेंट होते हैं जिन्हें हम जेरियाट्रिक कहते हैं उनके लिए भी जो उनकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है वो अलग होती है। तो उनके लिए हमें स्पेसिफिकली अलग से डोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो आपको कुछ ऐसी केसेस दी जाएंगे जिसमें आपको ये डोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो वो भी आप इस प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। इसमें आपको असाइनमेंट्स नहीं है और फील्ड विजिट भी नहीं है। तो फार्माकोथेरापेटिक्स में आपको असाइनमेंट या फील्ड विजिट की कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है ये आपको 1991 के पैटर्न में भी था। तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है इस सब्जेक्ट के सिलेबस में। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है और स्कोप क्या होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियोज क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी को लेके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कौन हो सकता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, वर्कलोड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होता है जो हॉस्पिटल में फॉलो की जाती है, साथ ही साथ हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे। देन डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल, कौन कौन सी हॉस्पिटल में कमिटीज़ की जाती है ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद में सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा तब भी आपको समझ में आएगा। देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आपको पढ़ना है और उसके बाद में क्लिनिकल फार्मेसी की किस तरह से स्कोप एंड डेवलपमेंट होता है क्लिनिकल फार्मेसी का, इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ में क्या अभी सिनारियो चल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, और कॉमन टर्मिनोलॉजी जो होती है क्लिनिकल फार्मेसी में वो क्या होती है,
पोस्टनेटल केयर क्या होता है, एंटीनेटल केयर क्या होता है, जो पीडियाट्रिक जेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उस तरह उनके लिए किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल सेट की जाती है, ये आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो डेली एक्टिविटीज़ होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए वो क्या होती है, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू बनाने पड़ते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटर करने पड़ते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल केयर, उसमें आपको क्लासिफिकेशन जो होता है ड्रग का, ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में पढ़ना है। देन 10th चैप्टर इज क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट। तो उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर, लिवर फंक्शन टेस्ट, रिनल फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो पॉइजनिंग में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एंटीडोट्स, ये भी आप पढ़ेंगे। ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे होते हैं और वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये भी आप जानेंगे। साथ ही साथ एक जो फार्माकोविजिलेंस का आप एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें आप डेफिनीशन, एम एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और फार्माकोविजिलेंस क्या होता है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आप मेडिकेशन एरर कौन से होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ड्रग इंटरैक्शन क्या होती है, ये भी पढ़ेंगे। तो ये तो था थ्योरी के बारे में। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल भी आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो ड्रग इंफॉर्मेशन क्वेरीज जो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी रिसोर्सेज से, तो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ लैबोरेटरी रिपोर्ट्स टू ऑप्टिमाइज द ड्रग थेरेपी इन गिवन क्लिनिकल केसेस। तो लैबोरेटरी रिपोर्ट्स को आपको इंटरप्रिट करना है ताकि आप ड्रग थेरेपी को ऑप्टिमाइज कर पाएँ। और ADR रिपोर्टिंग फॉर्म भी कैसे फिल किया जाता है ये आपको पढ़ना। The fourth is demonstrational simulated hands-on experience on the identification, types, use, application, administration of। तो ऑर्थोपेडिक एंड सर्जिकल एड्स जैसे कि नीकैप, LS बेल्ट्स, एब्डोमिनल बेल्ट, वॉकर, वॉकिंग स्टिक्स, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं इसको आपको डेमॉन्स्ट्रेट करना है या फिर एक्सपीरियंस ऑन द आइडेंटिफाई करके आपको इसको डेमॉन्स्ट्रेट करना है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस जैसे कि स्टेराइल गॉज, कॉटन, क्रिप बैंडेजेस एट्सेट्रा, वो आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। उसके बाद में निडल्स, सिरिंजेस, कैथेटर्स, IV सेट, यूरिन बैग, राइल ट्यूब, यूरिन पॉट्स, कोलोस्टोमी बैग्स, ऑक्सीजन मास्क एक्सेट्रा। और फिफ्थ इज केस स्टडीज ऑन ड्रग इंटरेक्शन। कुछ केस स्टडीज आपको दिए जाएंगे, उसमें ड्रग इंटरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। कम से कम 2 केसेस तो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में वुंड ड्रेसिंग, सिमुलेटेड केसेस दी जाएंगी, कम से कम 2 केसेस होंगी। 7th इज वैक्सीनेशन एंड इंजेक्शन टेक्निक्स, तो किस किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है कौन कौन से रूट में, जैसे कि IV मतलब इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस रूट से। 5 एक्टिविटीज़ आपको ऐसी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। 8th इज यूज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सॉफ्टवेयर एंड वेरियस डिजिटल हेल्थ टूल्स, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो सॉफ्टवेयर है एंड डिजिटल हेल्थ टूल्स है उसे आपको यूज़ करते आना चाहिए। तो इसमें भी आपको 3 असाइनमेंट सबमिट करनी है एंड फील्ड विजिट भी देनी है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो जो 1991 का पैटर्न था उसमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा नाम था इस सब्जेक्ट को, वो अभी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स ऐसा करके रख दिया है। तो इसमें आप फार्मेसी एक्ट 1948 एंड उसके रूल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के बारे में भी आप यहाँ पे जानेंगे। DNC एक्ट 1940 एंड DNC के रूल्स जो है 1940 में, और कुछ न्यू अमेंडमेंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, तो उसमें से जो शेड्यूल्स होते हैं ये भी आप पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्ट है वो उसमें कौन कौन से रूल्स हैं ये आप जानेंगे। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप पढ़ेंगे। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़, 2 घंटे का टॉपिक है ये, 1954 में आया था ये एक्ट,
तो उसमें से आप ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, किस तरह से मैजिक रेमेडीज़ के एक्ट को मैजिक रेमेडीज़ को हम प्रोहिबिट कर सकते हैं, ये आप जानेंगे। देन सिक्स्थ इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये न्यू एक्ट आया है, तो सॉरी न्यू पॉइंट ऐड किया हुआ है इस सिलेबस में। नेक्स्ट इज पॉइजन्स एक्ट 1919, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स। तो सबसे पहले जो सिलेबस था एज पर 1991 एजुकेशन रेगुलेशन, तो बहुत ही कम टॉपिक्स थे उसमें। और अभी जो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 का जो पैटर्न है उसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड की गई है जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में। अगर आप डिग्री भी करने वाले हैं आफ्टर डिप्लोमा, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस, ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि जो बी फार्मेसी का सिलेबस है और डी फार्मेसी का सिलेबस है वो पैरेलल चले। क्योंकि क्या हो गया था ना कि जो डी फार्मेसी का सिलेबस बना था वो 1991 में बना था और तब से अब तक वही चल रहा था। उसके बाद में जो बी फार्मेसी का सिलेबस है, डिग्री फार्मेसी का सिलेबस, वो काफ़ी बार चेंज हुआ, अपडेट हुआ, लेकिन डिप्लोमा के सिलेबस में कोई भी अपडेशन नहीं आया था, कोई भी चेंज नहीं आया था। तो इसीलिए इसको चेंज करना, अपडेट करना इम्पॉर्टेंट था। तो अभी जो आप देख रहे हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में बहुत सारे न्यू चैप्टर ऐड किए गए हैं। ब्लड बैंक, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पॉइजन्स एक्ट। तो ये बहुत से टॉपिक आपको नए हैं इस सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं। आपको अगर डिग्री करना है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़िट एग्ज़ाम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रट्टा मार के पास करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होगी ये शायद जीपैट के लेवल का ही होगा, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो चेक की जाएगी। जीपैट में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिम करके पूछा जाता है ताकि आप की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मैप कर पाए। ठीक है, तो एग्ज़िट एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये सिलेबस जो है वो पसंद आया होगा। अगर ना भी पसंद आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पढ़ना ही है। डी फार्मेसी में एडमिशन ले चुके हो, फर्स्ट ईयर पास कर चुके हो, तभी तो आप इस वीडियो पे आए हो ताकि आपको सेकेंड ईयर की जो सिलेबस है उसके बारे में पता चले। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सेकेंड ईयर डी फार्मेसी। अच्छे से पास होना है। और हाँ, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल तो हम फार्माकोथेरेपेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जो बेल आइकन होता है ना सब्सक्राइब बटन के सामने, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।